लेट अस स्टार्ट विद दिस पोएम डस्ट ऑफ स्नो. दिस पोएम इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. अभी देखो यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ पर डस्ट यानी धूल की बात नहीं की जा रही. यहाँ पर डस्ट का मीनिंग होता है कुछ चीज़ छिड़कना ऐसे, ओके, टू स्प्रिंकल समथिंग, और वी कैन से हम ऐसे बोलते हैं ना, कुछ ऐसे झटकना किसी के ऊपर, उसको बोलते हैं डस्ट. यहाँ पर उसका मीनिंग होता है द डस्ट ऑफ स्नो. So now this is a very short poem, okay, so we are going to see what actually Robert Frost wants to give us the message. So we are going to see this. Afterwards we are going to see at the literary devices कि इसमें rhyme scheme जो है, then आपका figures of speech है, वो कौन से है. okay, so shall we begin? So the very first line, the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day and I had rued. रूड का मीनिंग होता है मतलब ऐसे पूरा दिन ऐसे अफसोस में जताना, अफसोस में गुजारना. सो दैट दिस इज़ माई बैड डे और आई एम वेरी सैड, आई एम नॉट हैप्पी, ओके, उसको बोलते हैं रूड. ओके, हेल्ड इन रिग्रेट जिसे बोला जाता है. सो यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक सिचुएशन बता रहे. एक सिचुएशन ऐसी बता रहे कि वहाँ पर एक हेमलॉक ट्री है. हेमलॉक ट्री एक्चुअल में पाइन ट्री के जैसा दिखता है. आपको पता होगा कुछ ऐसे ऐसे ट्रीज़ होते हैं, हमारा क्रिसमस ट्री होता है ना, उस टाइप में. बट हेमलॉक ट्री की जो ब्रांचेस होती है वो सॉफ्ट होती है. मतलब जो पाइन ट्री होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है उसका वुड, बट यहाँ पर हेमलॉक ट्री का जो ब्रांच है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है कंपैरिजन में. ओके, सो उसको हेमलॉक ट्री बोलते हैं. तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से एक सिचुएशन है जिसमें एक हेमलॉक ट्री पर एक क्रो बैठा हुआ है, और हेमलॉक ट्री को एक नेगेटिविटी के, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, जैसे बोलते हैं ना आउल को देखने से हम लोगों को नेगेटिविटी आती है लाइफ में. ओके, मतलब कुछ बैड होता है. तो उसी तरीके से जब हेमलॉक ट्री पे कोई क्रो बैठता है तो उसको एक हम बोल सकते हैं कि नेगेटिविटी के साइन मानी जाती है, और दैट इज़ कंसिडर्ड इनऑस्पिशियस. ओके, सो हियर in this, the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. So now a crow is sitting on a hemlock tree and he is doing what? He is dusting the snow. अभी काफ़ी ज़्यादा स्नो है उस एरिया में, स्नोफॉल हुआ है और ये हेमलॉक ट्री कम्प्लीटली उसमें कवर्ड है. और यहाँ पर इसके ऊपर जो क्रो बैठा हुआ है उसने उसके पत्तों को हिलाकर उस पर का जो स्नो है वो जो नीचे खड़ा हुआ पर्सन है उसके ऊपर झटक दिया. ये आपका पर्सन हो गया. ये पर्सन कौन है? आपका ऑथर, द पोएट. ओके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट. सो अब ये सिचुएशन हो गई कि क्रो ने डस्ट किया स्नो किसके ऊपर? पोएट के ऊपर. हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड. सो इसका असर ये बता रहे पोएट जो है, ये इसका असर, इस सिचुएशन का असर उसके दिन पे बता रहे कि ये तो नेगेटिविटी का ओपिनियन माना जाता है, नेगेटिविटी समझी जाती है, बट एक्चुअल में उस दिन मेरा खुद का ही पूरा मूड ख़राब था और मैं ये सोच रहा था कि मेरा जो डे है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है. पूरी तरह से मैंने उसको अफसोस करते हुए गुजार दिया. दैट आई हैव नथिंग टू डू, आई हैव नो वर्क टू डू इन माई लाइफ, आई हैव कम्प्लीटली लॉस्ट माई लाइफ, और आई कैन से आई हैव नथिंग इन माई लाइफ. सो ही वॉज कम्प्लीटली रिग्रेटिंग एंड ही हैड रूड हिज डे. बट ऐसे सिचुएशन होने के बाद में द ऑथर रियलाइज्ड दैट कुछ तो चेंज हुआ है एंड आई हैव सेव सम पार्ट विच आई कैन फील कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है मेरी लाइफ में. ओके, सो दिस इज़ व्हाट रॉबर्ट फ्रॉस्ट मीन्स टू से. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये अपोजिट सिचुएशंस बता रहे हैं एक्चुअली. मतलब एक जगह पे बताया जा रहा है कि हेमलॉक ट्री है, हेमलॉक ट्री पे क्रो है, उसके बाद में उसने डस्ट किया स्नो, देन the poet has there was a change in the mood of poet and he believed that he had saved some part of a day which he had spent regretting. Okay, so students, there is power cut off. Let me see what can I do, or else we'll continue like this only. I hope there is no problem in looking at the poem, okay, which is written. It is completely visible to you. Okay, so let me see what can I do. Okay, just give me 2 minutes. Okay, so I hope कि अभी visible है आप सभी को. The text is visible to you. Okay, सो लेट अस नाउ डिस्कस द लिटरेरी डिवाइसेस. CH काफ़ी छोटी सी पोएम है, इसमें कुछ इतना डिस्कशन करने वाला पार्ट नहीं था. जितना भी पार्ट और जो मीनिंग जो ये डस्ट ऑफ स्नो से पोएट ने डिराइव किया है वो हमने देख लिया कि कैसे ये स्नो के डस्टिंग के बाद में पोएट का मूड चेंज हो गया एंड ही स्टार्टेड फीलिंग दैट कि उसने वो दिन में से कुछ पार्ट बचा लिया है जो उसने पूरा दिन रिग्रेट करते हुए गुजारा था.
Okay, so now after this we are going to see the literary devices in this poem. So basically we can see कि यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइसेस है वो कौन से, तो सबसे पहले हम देखेंगे राइम स्कीम. ओके, सो क्रो ए, स्नो ए, ओके, देन मी ट्री ए बी, देन हार्ट, सेकेंड स्टेंजा में हार्ट, मूड बी, पार्ट, मूड रूड. ओके, तो ए बी. फिर से यहाँ पर सेकेंड स्टेंजा में भी आपकी राइम स्कीम क्या होगी, ए बी. ओके, नाउ लेट अस सी दी फिगर्स ऑफ स्पीच. सो द सबसे पहला फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पर आपको दिख रहा है वो है आपका एसोनेंस. ठीक है, आप सभी को पता होगा. सी हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच जो है जिसको हम लिटरेरी डिवाइसेस भी बोलते हैं वो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं पोएम के साइड पे, बिकॉज हो सकता है कि कुछ स्कूल्स में आपको एज अ चैप्टर ये पढ़ाया गया हो और उसमें कुछ चीज़ें ली जाती है, कुछ चीज़ें नहीं ली जाती है. ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो हमें मिस करवा देते हैं. ओके, तो हो जाता है वो मिस एक्चुअली, बिकॉज इतना पॉसिबल नहीं कि हर एक चीज़ कवर कर ली जाए. तो अगर आप पोएम के हिसाब से चलोगे तो आपकी कोई फिगर्स ऑफ स्पीच मिस नहीं होगी. ठीक है, तो यहाँ पर एसोनेंस हम किसको बोलते हैं, एसोनेंस एक ऐसी फिगर्स ऑफ स्पीच होती है वो हम यूज़ करते हैं जब कोई वॉवेल साउंड यूज़ होता है या रिपीट होता है सेंटेंस में. ठीक है, ओके, नॉट वॉवेल साउंड, एक सेकेंड ना, हाँ, और आप बोल सकते वॉवेल साउंड बोल सकते हो या फिर वॉवेल रिपीट अगर हो रहा है तो हम उसको एसोनेंस बोलेंगे. तो अभी यहाँ पर आपके फर्स्ट स्टैंजा में सेकेंड लाइन में आप देख सकते हो हियर द वर्ड शुक, डाउन, ऑन. ओके, इसमें आपको वॉवेल दिख रहे हैं, डबल ओ. So here in the second line of the first stanza of this poem you have the literary device assonance. Okay, that is your figures of speech assonance. ठीक है, सो assonance हमारा होता है जब वॉवेल साउंड किसी सेंटेंस में 2 से ज़्यादा बार रिपीट होता है. ठीक है, सो दिस इज assonance. The next figure of speech that we have in this is alliteration. Okay, alliteration हम किसको बोलते हैं, alliteration is when you have the repetition of consonant sound. जब भी कोई सेंटेंस में पोएम के कॉन्सोनेंट साउंड अगर रिपीट हो रहा है तो आप उसको एलिट्रेशन बोलोगे. तो यहाँ पर सेकेंड स्टैंजा में आपको दिख रहा है हैज़ गिवन माई हार्ट, तो इन दिस वी हैव द वर्ड और द लेटर एच रिपीटेड ट्वाइस. ओके, तो एच यहाँ पर, तो इस सेंटेंस में आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन. इज दैट क्लियर टू एवरीवन, क्लियर. तो यहाँ पर आपका एलिट्रेशन आएगा. समझ में आया. तो हमने राइम स्कीम देख ली और हमने फिगर्स ऑफ स्पीच देख ली. फर्स्ट वाली फिगर्स ऑफ स्पीच कौन सी थी, एसोनेंस थी, और सेकंड वाला जो आपने लिखा है वो एलिट्रेशन होता है. ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ये चीज़ें तो आप टेक्स्ट बुक में ही लिखो ताकि जब भी आप पोएम को रीड करोगे तब आपको क्लियर होगा कि कौन सी वाली फिगर्स ऑफ स्पीच कहाँ आती है. ठीक है, इज इट अंडरस्टूड टू एवरीवन. ओके, वेरी इजी पोएम, वेरी शॉर्ट पोएम. So now similarly we are going to complete the second poem also, Fire and Ice. It is again also of 2 stanzas, very easy to understand. So let us begin with this, Fire and Ice. It is also written by Robert Frost. Okay, so now in this poem basically we are going to see the 2 symbols. Fire is a symbol used for showing desire, मतलब लोगों की जो विश होती है वो. Ice इधर पे रिप्रेजेंट कर रहा है हेट्रेडनेस, और हम बोल सकते हैं हेट, नफरत एक दूसरे के लिए. ठीक है, तो इस पोएम में बेसिकली रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें बताने वाले हैं कि फायर और आइस, जिसको हम बोलते हैं डिज़ायर और हेट. डिज़ायर यानी लोगों की जो वांट्स है, जो नीड्स है, वो कभी फुलफिल नहीं होगी. आपकी एक नीड पूरी होगी तो दूसरी बढ़ जाएगी, दूसरी होगी तो तीसरी बढ़ जाएगी. तो इसके वजह से लाइफ में लोग कैसे जीते हैं और किस चीज़ के वजह से ये वर्ल्ड का एंड होने वाला है. ओके, सो दिस इज़ द थिंग दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वांट अस टू अंडरस्टैंड. ओके, सो नाउ some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favors fire. But if it had to perish twice, perish means what? Die. Twice means 2 times. You can write the meaning if you want. I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great. Okay, so this is the poem. This is a small poem again. So in this chapter, in this poem, Fire and Ice, the poet is talking about the desire and the hate that the people have in their heart. So what the poem means to say,
सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग बोलते हैं कि जो दुनिया है, सम मीन्स वर्ड हियर इट सम दिस वर्ड इज रिप्रेजेंटिंग पीपल, ओके। तो यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पीपल, ये किसको रिलेट कर रहा है, पीपल को। सो कुछ लोग बोलते हैं कि वर्ल्ड जो है वो फायर में एंड हो जाएगा, कुछ लोग बोलते हैं इट विल एंड इन आइस। बट वॉट द पोएट सेज दैट वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, मतलब पोएट किसको फेवर करते हैं, डिज़ायर को, और डिज़ायर किसको रिप्रेजेंट करता है, फायर को। सो द पोएट सेज दैट आई विल होल्ड विद दोज, आई होल्ड विद दोज, यानी मैं उसके साथ हूँ जो फेवर करता है फायर को, जो फायर का साथ देता है, मीन्स जो डिज़ायर के साइड पे। मतलब पोएट ये बिलीव करते हैं कि लोगों की इच्छाओं की वजह से शायद ये वर्ल्ड जो है वो एंड हो जाएगा, ठीक है। बट इन द सेकेंड स्टेंजा व्हाट द पोएट सेज, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, मतलब अगर वर्ल्ड को 2 बार फिनिश होना है, अगर उसे 2 बार पेरिश होना है, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मतलब मुझे हेट के बारे में भी पता है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइज, ओके। सो फर्स्ट पैरा में, और हम बोल सकते हैं फर्स्ट स्टैंजा में पोएट बोल रहे हैं कि फायर की वजह से डिस्ट्रक्शन होगा वर्ल्ड का, लेकिन पोएट ये भी बोल रहे हैं कि अगर वर्ल्ड 2 बार फिनिश होगा तो उन्हें हेट्रेड के भी बारे में इतना कुछ पता है, और वो ये बोलते हैं कि हेट्रेडनेस यानी कि जो आइस है वो भी डिस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी बड़ा और अच्छा होगा, और वो सफिशिएंट होगा। सफाइस का मीनिंग क्या है, बी सफिशिएंट, ओके, द मीनिंग इज़ गिवन बिलो ऑल्सो। सो इधर पे 2 चीज़ें हैं फायर एंड आइस की, दैट इज़ डिज़ायर एंड हेट, ओके। तो यहाँ पर समझ में आया क्या मीनिंग दिया हुआ है, क्या बोल रहे हैं पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सी वेरी स्मॉल पोएम्स, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, सिर्फ सिंपल चीज़ें हैं, इसको सिर्फ मीनिंग को समझना है, कुछ इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये छोटी सी पोएम है, ठीक है। सो इन दिस पोएम द फायर एंड आइस सिम्बॉल्स और रिप्रेजेंट आर द सिम्बॉल्स यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग डिज़ायर एंड हेट, ओके। So fire represents desire, ice represents hate, okay. And in what favor the poet is in the favor of fire. He believes that कि जो दुनिया है वो किस पे ख़त्म हो जाएगी, डिज़ायर्स के वजह से ख़त्म हो जाएगी। लोगों में जो उनकी जो वांट्स की जो सेटिस्फैक्शन है वो कभी होने वाली है नहीं। एक नीड पूरी होने के बाद दूसरी नीड तुरंत अराइव होगी, और लोगों की ऐसी जो नीड है पूरी लाइफ लॉन्ग उनका ऐसा ही चलता रहेगा। सो इट विल नॉट बी पॉसिबल every time to fulfill the needs, and that is why it will always be going to be the end, okay. And the poet also believed I am with those who hold fire, who favors fires, मतलब मैं भी सिर्फ उनका ही साथ दूंगा जो ये बिलीव करते हैं कि फायर के वजह से ही वर्ल्ड एंड हो जाएगा। लेकिन अगर 2 बार वर्ल्ड को ख़त्म होना है, ऐसे बोलते हैं 2 बार तो ख़त्म होगा नहीं, लेकिन पोएट ऐसे बोल रहे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि अगर वर्ल्ड 2 बार फिनिश होगा तो शायद से जो सेकंड टाइम डिस्ट्रक्शन होगा वो आइस के वजह से डिस्ट्रक्शन होगा। आइस के यानी किसके वजह से, हेट के वजह से, ओके। बिकॉज आइस यहाँ पर किसका सिम्बॉल है, हेट का सिम्बॉल है, okay. And this destruction because of hate will be very sufficient, okay. So this is the message that Robert Frost wants to gives us, okay. So now again in this poem we are going to see the rhyme scheme, the literary devices, and afterwards we are going to see the figures of speech, okay. But before that I just want you all to go through the poem. Come on, read it. इसको रीड कर लो, इतना सा फटाफट हो जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन इतना कुछ ज़्यादा होता नहीं है, सिर्फ आपको इसका जो मीनिंग है उसे डिराइव करके समझना है, दैट व्हाट द मीनिंग विल बी एंड हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। कम ऑन, जस्ट गो थ्रू द लाइन्स। आई होप कि आपके जो प्रॉब्लम है वो सब क्लियर हो रहे हैं बराबर। किसी को अगर ये पोएम पहले समझी नहीं होगी तो अब समझ में आ गई है, बिकॉज हो सकता है कि मैक्सिमम लोगों की स्कूल में ये कंप्लीट हो गया हो, ठीक है। ओके, सो लेटर टू गॉड के क्वेश्चन आंसर्स, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है वो आपके स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएंगे। इट विल टेक 1 or 2 days टू कंप्लीट, ओके, to be updated in the app. So till then you keep on revising and try to solve the question answers on your own so that you will have an idea how to write, okay, because you also should practice on your own.
ठीक है, तो चलो अभी इसकी राइम स्कीम हम देख लेते हैं। फायर ए, आइस बी, डिज़ायर ए, फायर ए बी ए, ट्वाइस आइस, हेट ग्रेट बी और सफाइस ए। ठीक है, समझ में आया? ए बी ए बी ए। ओके, सो दिस इज द राइम स्कीम फॉर द फर्स्ट स्टैंजा एंड द सेकंड स्टैंजा। ठीक है, अब इसको हम लोग ये अलग राइम स्कीम को ना हम लाइंस में भी डिवाइड करके कर सकते हैं। इफ़ यू वांट कि आप उसको 3-3 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि देखो अभी यहाँ पर 9 लाइन्स है ना, तो यहाँ पर आप इसको ए बी कर रहे हो। ठीक है, एक सेकेंड, अभी देखो यहाँ पर, चलो ठीक है, हम इसको 9 लाइन्स में डिवाइड करके लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 है ना, तो हम लोग इसको 3-3 के ग्रुप में करेंगे। यहाँ पर फायर, अभी जो ये वाले साउंड के उसको सबको हम ए दे देते हैं, ए। ओके, अब उसके बाद में आइस, इसको हमने दे दिया बी, ट्वाइस को भी हम दे देंगे बी, हेट को हम दे देंगे सी, हेट और ग्रेट को सी। ठीक है, और यहाँ पर बी, सफाइस बी। समझ में आया क्या किया हमने यहाँ पर? हमने यहाँ पर 3 अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए राइम स्कीम को लिखने के लिए, बिकॉज यहाँ पर 3 लाइन्स है और इसमें हमें 3-3 साउंड भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो इधर पे फायर, ये वाले साउंड है फायर, डिज़ायर, फायर। ओके, तो इसको हमने ए दे दिया, आइस, ट्वाइस, सफाइस, इसको हमने बी दे दिया, हेट, ग्रेट, इसको हमने सी दे दिया। तो यहाँ पर राइम स्कीम चेंज हो गई। यहाँ पर राइम स्कीम क्या हो गई है? ए बी सी, A C B. Okay, so this is the rhyme scheme. A B B C A C B. Okay, so this is the rhyme scheme over here. अगर ये कुछ इसमें गलत हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो। ठीक है, ओके, आई विल ऑल्सो चेक। ये 3-3 के इससे हम कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इसमें अभी अगर हम डिस्कस करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच को, तो सबसे पहली जो फिगर्स ऑफ स्पीच हमें मिलती है वो मिलती है हमें इसके फर्स्ट 2 लाइन में, बिकॉज हियर द वर्ड सम इज़ बिंग रिपीटेड एट द बिगनिंग ऑफ 2 लाइन्स। ओके, तो जब 2 लाइन के आगे सेम वर्ड रिपीट हो रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं? एनाफोरा। दिस इज़ ओके, एनाफोरा एक ऐसी फिगर्स ऑफ स्पीच होती है जो कि यूज़ की जाती है जब व्हेन अ वर्ड इज़ रिपीटेड बिफोर 2 lines. Okay, at the beginning in the sentence itself, when a word is repeated twice in 2 lines, or sorry, not twice, when a word is repeated at the beginning of the sentence, okay, at the beginning of 2 sentences and the word is the same one, okay, it is not different. ठीक है, अब यहाँ पर सम लिखा है तो यहाँ पर सम है तो नीचे की लाइन में भी सम है, तो ये भी सेम वर्ड 2 लाइन्स में रिपीट हो रहा है। सो एट दिस पॉइंट वी विल से दैट हियर द फिगर्स ऑफ स्पीच यूज्ड इज एनाफोरा। ओके, and afterwards the other figure of speech we have in this sentence is enjambment. अब ये enjambment क्या होता है? Enjambment is a figures of speech when you have 3 sentences in continuation. See, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइज। अब ये जो सेंटेंस है ये 2 से शुरू होकर सफाइज पे ख़त्म हो रहा है, तो जब 2 से ज़्यादा लाइंस में एक ही सेंटेंस को कंटिन्यू किया जाता है तब हम उसको बोलते हैं एनजेममेंट। एनजेममेंट इज़ व्हेन अ लाइन इज़ कंटिन्यूड फॉर 3 lines, okay, or we can say or the single statement is continued in 3 lines and we do not have any sort of punctuation mark in between, मतलब यहीं पर कहीं कॉमन नहीं है, कुछ नहीं है, ओके, फुल स्टॉप नहीं है, सीधा लास्ट में फुल स्टॉप दिया हुआ है। सो दिस इज़ कॉल्ड एनजेममेंट। ठीक है, सो आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू एवरीवन। आपको ये पता नहीं स्कूल में पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, बट दिस थिंग यू शुड नो, एग्जाम में आता है, सो यू कैन राइट। ओके, तो यहाँ पर हमने 2 फिगर्स ऑफ स्पीच देख लिए, एनाफोरा एंड एनजेममेंट। एनाफोरा कब होता है? जब 2 से ज़्यादा लाइन में व्हेन यू हैव अ सिंगल वर्ड बीइंग रिपीटेड at the beginning of 2 sentences, then that time you have the figures of speech called anaphora. And another one is enjambment. Enjambment is when a sentence is continued in 2 or 3 more lines. Okay, so this is called enjambment. ठीक है, so here we have completed dust of snow and fire of ice.
I hope this is clear to everyone and you have enjoyed the session. You have understood the letter to God and these two poems. In case you have any difficulty, any doubt, then you can please ask me your questions in the SP. Remain present for that and enjoy the learning. Okay, so thank you so much. Thank you everyone. Thank you for watching. Thank you.